अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो पिछले लेक्चर में हमने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस सीखा था कि हम किस तरह से एक यूज़र की जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फिर हम उस यूज़र नेम यानी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की मदद से उसको साइन इन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि अब हमने अपना डेटा भी इस पर कुछ स्टोर करना है। सो हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं जब भी यूज़र साइन इन कर ले, और अगर वो सक्सेसफुली साइन इन कर लेता है तो फॉर एग्जांपल हम उसको एक नई एक्टिविटी पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक नई एक्टिविटी क्रिएट करूँगा। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ से जो है वो एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ एम्प्टी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम जो है वो होम पेज रख देता हूँ और बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो फिनिश कर दें। सो इस तरह से आपकी एक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो जो लास्ट टाइम हमने कुछ फीचर्स देखे थे फायरबेस के, लाइक अथेंटिकेशन एंड रियल टाइम डेटाबेस। सो अथेंटिकेशन तो हमने कल कर लिया था। आज हम देखते हैं कि किस तरह से रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से हम उसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो अगेन सबसे पहले हम गूगल जो भी अपना ब्राउज़र है हमारे पास, तो उसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से हम जो है वो फायरबेस प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेंगे और मेक श्योर कि आप अपने एक वैलिड ईमेल एड्रेस के साथ लॉगिन हो। जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो कल firebaseUser@gmail.com मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है, इससे मैंने जो है वो लॉगिन किया था। और ये दोबारा मैं उसी से लॉगिन कर लेता हूँ सो दैट मुझे अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाएं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और इसमें हमने अथेंटिकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करके देखी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें अथेंटिकेशन तो हमने कर लिया। आज हम ये रियल टाइम डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे। इस रियल टाइम डेटाबेस में हम कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी है। और ये मेरे से पूछ रहा है कि बताएं आपकी जो डेटाबेस है वो किस लोकेशन पे रखी जाए। एक इनके पास जो है वो बेल्जियम में एक सर्वर पड़ा हुआ है और एक यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ा हुआ है, और ये वाला भी इसका बीटा वर्जन दिखा रहा है। सो हम यूनाइटेड स्टेट्स वाले की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो मोड्स अवेलेबल हैं, एक जो है वो लॉक मोड है और एक टेस्ट मोड है। लॉक मोड में अगर आप देखें इसके रूल्स में लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशंस फॉल्स हैं, यानी कि ना आप रीड कर सकते हैं ना आप राइट कर सकते हैं। आल दो आप इन रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप इनको ट्रू कर दें, फॉल्स की जगह ट्रू कर दें, यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू कर दें, तो इट मीन्स दैट आप बहुत जो है दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। और अगर मैं इसको टेस्ट मोड में लेके चलूँ तो ये मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए रीड राइट ऑपरेशंस जो है वो अलाउ करेगा। आप बेशक इस मोड में लेके अगेन इस सारे की जगह जो है वो आप ट्रू लिख दें तो इसका मतलब आप अगेन रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस किसी एप्लीकेशन के एडमिन है, आपकी एप्लीकेशन, और आप चाहते हैं सिर्फ एडमिन ही कोई डेटा लेट्स इस डेटाबेस में सेव कर सके, सो आप जो राइट ऑपरेशन है यूज़र्स के लिए उनको आप फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। एनीवेज हमारे पास दोनों रीड राइट ऑपरेशन जो हैं वो 1 मंथ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली 1 मंथ के लिए अलाउड हैं। सो ये मेरे पास जो है वो डेटाबेस एक एम्प्टी डेटाबेस मेरे पास क्रिएट हो गई है। तो अब हम जो है वो इस तरफ आ जाते हैं और ये हमारे पास एक नई एक्टिविटी बन गई है। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी का एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे। सो ये होम पेज पे आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक्टिविटी है हमारी, और इसको मैं थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस। ओके, सो आप अज्यूम करें कि हम लोग जो है वो एक कंप्यूटर का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक कंप्यूटर्स की डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में हम डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करेंगे। सो लेट्स से मैं सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लेता हूँ और इसमें मैं उस कंप्यूटर का जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको स्टोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक फील्ड ले ली और यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरर टाइप करूँगा। ठीक है, और इसके बाद जो है वो लेट्स से मैं उसका प्रोसेसर जो है वो कितने गीगाहर्ट्ज़ का है वो स्टोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक नंबर डेसिमल ले लूँगा। ठीक है, सो दैट मैं एक ऐसा नंबर टाइप कर सकूँ जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी स्टोर हो सकें। सो मैंने ये ले लिया। ठीक है, एंड देन लेट्स से मैं इसकी जो रोम है वो करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं एक नंबर ले लूँगा। ठीक है, और इस यहाँ पे हम इसकी जो रैम है वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मतलब रैम के लिए ये फील्ड हम यूज़ कर लेंगे। एंड सिमिलरली उसके बाद मैंने उसकी जो हार्ड डिस्क है उसके लिए लेना है, तो अगेन मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो ये मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल मैं प्राइस भी लेना चाह रहा हूँ
एंड ये हमारे पास साइंड है, ठीक है। साइंड मीन्स दैट नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, सो सिंपल नंबर्स भी आप ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये भी आ गया, और उसके बाद मैं सिंपली एक बटन लगा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं जिसके क्लिक होने पे ये डेटा जो है वो फाइनली सेव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं करूँगा क्या कि इस बटन को जो है वो मैं नाम दे दूँगा BTN सेव, ठीक है। ओके, रिफैक्टर, एंड देन यहाँ पे आते हैं और इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ET और एडिटेक्स कंपनी। डू रिफैक्टर, यहाँ पे आए और मैं कहता हूँ ET, और ये हमने लिया था उसके प्रोसेसर के लिए। सो प्रोसेसर, यहाँ पे आ जाएं, और ये हमने रैम के लिए लिया था, सो लेट्स से ET रैम। एंड ये स्टोरेज के लिए था कि उसमें हार्ड डिस्क कितनी लगी है, सो लेट्स से मैं इसको रोम ही कह लेता हूँ, ठीक है। नाम है, नाम मैटर नहीं करता, एक जो मर्ज़ी आप रख लें। और दिस इज़ ET प्राइस, सो दिस इज़ एक्चुअली प्राइस। ओके, आप टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो टेक्स्ट नेम है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और जो है वो मैं यहाँ पे कुछ हिंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ एंटर कंपनी नेम, फॉर एग्जांपल HP, डेल, IBM, लेनोवो, एनीथिंग। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोसेसर स्पीड, बेसिकली दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, प्रोसेसर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी रैम कितनी है, और यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी रोम कितनी है, और यहाँ पे आ जाएगा इसकी जो है वो प्राइस कितनी है। ऑलराइट, उसके बाद ये बटन है हमारे पास, तो इसका जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज करके तो यहाँ पे कर देते हैं सेव। सो ये हमने एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी लगाना चाहें लगा लें कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। बहरहाल ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये हमने एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया। अब हम मेन एक्टिविटी अपनी इस एक्टिविटी में आ जाएंगे। ये हमारे पास ये होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे हमने इन सब को जो है वो इधर बेसिकली इनिशलाइज कर लेना है, इन तमाम व्यूज़ को। सो तो वेरिएबल एंड लेट्स से कंपनी, एंड दिस इज़ ऑफ टाइप edit text, and this is equal to find view by id r dot id dot et company. So simply by clicking Ctrl D you can copy this line, and then I was having processor, and then RAM, then ROM, price, and then save button, and type should be button. BTN save, and this is ET price, this is ET ROM, and this is ET RAM, and this is ET processor. सो अब मैं कहता हूँ कि जब भी यूज़र सेव के ऊपर क्लिक करे तो ये मेरा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर क्लिक लिसनर जो है वो रजिस्टर कर लेंगे। सो मैं कहता हूँ सेव रिकॉर्ड इन फायरबेस, रियल टाइम फायरबेस, फॉर एग्जांपल रियल टाइम फायरबेस डेटाबेस। सो सबसे पहले हमें ये तमाम तर जो डेटा है इसको डेफिनेटली हमें रीड करना है। सो मैं कहता हूँ वेरिएबल str CMP फॉर कंपनी, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू एक्चुअली कंपनी डॉट txt text and dot to string, and then variable str, let's say processor, this is equal to processor, although ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू होगी, हम इसको स्ट्रिंग में लेके एज ए स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो नो इशू एट ऑल। आप इंट में करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, आप इंट में भी इसको लेके चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो str लेट से मैं कहता हूँ str RAM, और ये मेरे पास जो है वो str ROM है, और ये मेरे पास str प्राइस है, ओके। और ये
ओके, सो ये हमारे पास एक्चुअली कन्फ्लिक्ट आ रहा है डबल। ओके, सो प्रोसेसर ऐसे आ जाएगा और रैम जो है वो ऐसे आ जाएगा, रैम डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, एंड डेफिनेटली यहाँ पे रोम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ज़ाहिर बच्चों, जो आपकी डेटाबेस होती है उसके अंदर जो आपका डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, जिनको आप रोज़ कहते हैं या एक इंस्टेंस कहते हैं या एक रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम भी इसको इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल हम एक नई क्लास बनाते हैं और ये कोटलिन क्लास है और इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कंप्यूटर रख लेता हूँ। बेसिकली ये कंप्यूटर ऑब्जेक्ट होगा तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंप्यूटर कह दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास जो है वो एक वेरिएबल है और उसका नाम जो है वो कंपनी है, कंपनी, और इसकी जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग है और ये नल लेबल है, इसमें नल आ सकता है। सो जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास रैम है, सॉरी स्पीड था बेसिकली, यानी प्रोसेसर कितना है इसका। ठीक है, सो उसके बाद में प्रोसेसर के बाद मेरे पास रैम है, देन मेरे पास रोम है, एंड देन आई हैव प्राइस। सो आई शुड राइट इट एज प्राइस। सो ऑल दीज वैल्यूज़ आर नल। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ जिसको मैं तमाम तर ये वैल्यूज़ पास करूँगा और उससे हम इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे, बेसिकली जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहा, उसके रीज़न मैं आपको जब हम डेटा रीड करेंगे तब बताऊँगा। ठीक है, सो मैं एक सिंपल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ फंक्शन और इनिशियलाइज़ ऑब्जेक्ट, मैंने ये इसका नाम रख दिया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो एक ये कंपनी जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेके आएगा और इसी तरह मेरे पास ये प्रोसेसर लेके आएगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। और ये सिमिलरली मेरे पास जो है वो RM फॉर रैम, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ROM रोम, ये भी मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और इसी तरह एक RS विच इज़ आल्सो ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये मेरे पास ये फंक्शन जो है ये पैरामीटर लेके आएगा और मैं सिंपली कह दूंगा कि जी कंपनी इज़ इक्वल टू जो भी मेरे पास ये कॉम ऑब्जेक्ट कॉम वैल्यू आ रही है, तो बेसिकली ये कंपनी है। एंड सिमिलरली मैं कहता हूँ प्रोसेसर इज़ इक्वल टू प्रो, और यहाँ पे कॉम अप टू P है। देन मैं कहता हूँ मेरे पास जो रैम है वो एक्चुअली RM है, और जो मेरे पास रोम है वो रोम है, और इसी तरह जो मेरे पास प्राइस है दिस इज़ एक्चुअली RS। सो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा। सो अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो मैं कहता हूँ लेट्स से वेरिएबल और माय कंप्यूटर इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लेट्स से कंप्यूटर, एंड दिस इज़ इक्वल टू कंप्यूटर, फाइन। और अब मैं कहता हूँ कि माय कंप्यूटर डॉट इनिशलाइज ऑब्जेक्ट, और इसको मैं ये तमाम तर वैल्यूज़ str कंपनी, str प्रोसेसर, str रैम, str रोम, एंड str प्राइस। सो इस तरह से मेरे पास ये, अब अगर आप देखें माई कंप्यूटर मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता हूँ। सो अब हमने देखना है कि हम इस डेटाबेस में स्टोर कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली आपने कुछ भी कोई कोड याद नहीं करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे अगेन गो टू डॉक्स जाना है, और गो टू डॉक्स में आप अगेन गेट स्टार्टेड फॉर एंड्रॉयड, और यहाँ पे आप जो है वो साइड पे आपको सारे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप रियल टाइम डेटाबेस, और रियल टाइम डेटाबेस में आप जो है वो एंड्रॉयड में चले जाएँ और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। सो दैट बेसिकली हमने इसके लिए एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। सो ये वो डिपेंडेंसी है। ठीक है, अगर आप रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन उसके लिए अपनी एक डिपेंडेंसी थी, तो इसकी एक अपनी डिपेंडेंसी है। तो हम ये build और ग्रेडल फाइल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ऐड कर देंगे, और हमें दोबारा से इस प्रोजेक्ट को सिंक करना पड़ेगा। अगेन लेट मी रिपीट कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंसी डाउनलोड भी होगी और इसमें चंद सेकेंड्स आपके लग सकते हैं। सो ये हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। ओके, फर्दर हम देखते हैं कि अगर हमने अब इसको यूज़ करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। सो सिंपल ये कह रहा है कि अगर आप कोटलिन में काम कर रहे हैं तो ये एक जावा में काम कर रहे हैं तो इस तरह से। सो बेसिकली आपने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और इस ऑब्जेक्ट की जो टाइप है दिस इज़ एक्चुअली फायरबेस डेटाबेस। ठीक है, एक्चुअली ये जो फायरबेस डेटाबेस क्लास है उस डिपेंडेंसी में डिफाइंड है, जो हमने अभी डिपेंडेंसी ऐड की है।
सो हमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें से हम अपनी रेफरेंस डेटाबेस में से एक रेफरेंस गेट कर लेंगे, ठीक है। रेफरेंस मींस एनी रूट नोड। मैं अभी आपको थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस कोड एंड आई विल सिंपली पेस्ट इट ओवर, लेट्स सी हियर। मेरे पास ये डेटाबेस पे एरर आ रहा है, फायरबेस पे एरर आ रहा है। हम आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे तो इसकी लाइब्रेरी जो है वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये फायरबेस इंपोर्ट हो गए। सिमिलरली इस पे एरर आ रहा है, आप आल्ट एंटर करें, इंपोर्ट करें तो ये जो डेटाबेस है वो भी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप, तो ये भी इंपोर्ट हो गया। फ़ाइन। अब बच्चों आपने ये बेसिकली आपके पास जो है वो रेफरेंस है, लेट से मैं इसको डीबी कह लेता हूँ, जो मर्जी नाम रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने इसको डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। बच्चों आपकी जो डेटाबेस है ये इनिशियली एक नल या एम्प्टी डेटाबेस होगी। बेसिकली जो फायरबेस का स्ट्रक्चर है ये एक ट्री स्ट्रक्चर है। जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं कि एक रूट नोड होती है हमारे पास और उससे फर्दर उसके चाइल्ड होते हैं और उसके फर्दर चाइल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बेसिकली डेटा जो है वो ट्री की फॉर्म में स्टोर होता है। हमने सबसे पहले हमने कहा कि ये जो ट्री है इसका सबसे पहला नोड, लेट से मैं कहता हूँ कंप्यूटर्स डेटा। ये मेरे पास एक ट्री की रूट नोड बन जाएगी कि ये कंप्यूटर्स डेटा को बेसिकली ये आप कह लें कि रेफ़र कर रही है। इसका मतलब इस ट्री के अंदर जितना भी डेटा वो कंप्यूटर्स का पड़ा हुआ है। तो ये मैंने एक जो है वो नोड गेट कर लिया। अब आपने सिंपली कहना है डी बी डॉट, लेट से मैं कहता हूँ डी डॉट सेट वैल्यू। अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ सेट वैल्यू और यहाँ पे मैं अपना कंप्यूटर ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ विच इज़ माय कंप्यूटर, सॉरी। ये डायरेक्टली उस यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास एक नोड बनेगी इस ट्री की और उसका नाम हो जाएगा कंप्यूटर्स डेटा और उसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कंप्यूटर्स डेटा के अंदर आए, ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, या फॉर एग्जांपल ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल डी बी डॉट चाइल्ड और लेट से हम कहते हैं जी कंप्यूटर 1। ये मेरे पास कंप्यूटर 1 है, ठीक है। और इसमें जाके जो है वो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। डी बी डॉट चाइल्ड और कंप्यूटर 1 एंड डॉट सेट वैल्यू कंप्यूटर। अगेन वही चीज़ जो हमने लास्ट टाइम देखा था, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दें, यानी कि दिस हम लिख सकते हैं, बेस कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आएगा टास्क, ठीक है। अगर तो ये टास्क जो है वो सक्सेसफुल है तो इट मीन्स डेटा हमारा स्टोर हो गया। इफ़ दिस टास्क is successful, so let's create a toast message, this at home page and your data is stored। पॉसिबल है कि ये कोई एरर हो और आपका डेटा स्टोर ना हो। दिस एट होम पेज एंड देन डेटा नॉट स्टोर्ड। और अगर आप इसकी रीज़न देखना चाहते हैं तो अगेन टास्क डॉट एक्सेप्शन टू स्ट्रिंग। जो भी एक्सेप्शन मींस एरर, जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये मैंने पैरेंथेसिस लगा ली हैं, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगा ली हैं, तो किसी भी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, तो एक ही स्टेटमेंट हो तो ये ऑप्शनल होता है, लगा लें या ना लगाएं, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा डेटा जो है वो हमारी फायरबेस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो स्टोर होता है या नहीं होता, ठीक है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये हमारा ये रन नहीं हो जाता। और बच्चों यहाँ पे एक और गलती मैंने ये कर दी कि मैं एक्चुअली इस एक्टिविटी पे आऊँगा कैसे होम पेज पे। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, मेन एक्टिविटी। यहाँ पे एक्चुअली हमने करना था कि अगर तो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, ठीक है, ये है। अगर यूज़र सक्सेसफुली, ये है, अगर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हमने ये नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी थी। तो यहाँ पे जो आ रहा है सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुल या सक्सेसफुल लॉगिन, इसकी जगह हम नई एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल राइट स्टार्ट एक्टिविटी, दिस इज स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पे इसमें हम इंटेंट लगाते हैं एक, और इस इंटेंट को हम कहते हैं कि दिस एट मेन एक्टिविटी से आपने जाना है होम पेज
क्लास डॉट जावा, इस एक्टिविटी पे चले जाना अगर तो ये सक्सेसफुली लॉगिन करता है। सो लेट्स डू रन इट अगेन। सो इस दफ़ा इस तरह से अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे तो हम जो है वो नई एक्टिविटी पे शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे हम डेटा अपना एंटर कर सकते हैं। सो अगेन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाती। सो ये इंस्टॉल हो गई है। तो अगर आपको याद हो तो कल हमने एक ईमेल एड्रेस के साथ रजिस्ट्रेशन की थी, दैट वाज malik azim350@gmail.com एंड पासवर्ड वाज 12345678। आई होप यही थी। लेट्स ट्राई। अनएबल टू लॉग इन, इट मीन्स हमने ये गलत। चलें हम एक दफ़ा इसके साथ जो है वो साइन अप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं डेटाबेस में, शायद कल कुछ और था, थोड़ी सी गलती कर रहे हो हम। सो अगर मैं साइन अप करूं, दिस ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़, इस मीन्स क्रिएट हो गए और अब हम साइन इन करते हैं। सो हम जैसे ज़रा ये सक्सेसफुल साइन इन हो गया तो हम यहाँ पे आ गए। लेट्स से कंपनी नेम मैं कहता हूँ लेनोवो है, और जो प्रोसेसर की स्पीड है दिस इज़ 1.8, और रैम जो है दिस इज़ 8 GB, और रोम जो है लेट्स से दिस इज़ 1024 GB, एंड इट्स प्राइस इज़ फॉर एग्जांपल 78,000। और जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, सो योर डेटा इज़ स्टोर्ड। सो अगर हम यहाँ पे आएँ तो अगर आप देखें ये हमारी जो डेटाबेस थी, यहाँ पे एक कंप्यूटर्स डेटा के नाम से एक नोड बन गया, और इस नोड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर 1, ज़ाहिर इसका एक चाइल्ड, मैंने कहा था इसका एक चाइल्ड क्रिएट करना है। सो कंप्यूटर 1, अगर मैं कंप्यूटर 1 में जाऊँ तो बता रहा है जी इसका जो कंपनी है वो लेनोवो है, प्राइस इतनी है, रैम इतनी है और रोम इतनी है, ठीक है। अब जो लेट से मैं इस डेटा को चेंज करता हूँ यहाँ पे, और चेंज करके मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक्चुअली अब डेल का लैपटॉप है और इसकी जो प्रोसेसर स्पीड है दिस इज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड इट्स प्राइस इज़ लेट्स से 92,000। और मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ। सो मैंने सेव किया वगैरह, योर डेटा इज़ स्टोर्ड, और मैं यहाँ पे आऊँ अगर और यहाँ पे देखूँ तो अभी भी इसमें एक ही मुझे नोट नज़र आ रहा है, इसमें अब डेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्राइस भी चेंज हो गई है, लेकिन ये डेटा ओवरराइट हो गया है। बेटा बच्चों ये डेटा ओवरराइट होना ही था। इसकी रीज़न ये है कि देखें हम जब स्टोर कर रहे हैं तो हम स्टोर करते वक्त क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपने ये रेफरेंस गेट करना है कंप्यूटर्स डेटा, यानी आपने इसमें जाना है और फिर आपने इसका एक चाइल्ड है कंप्यूटर 1 और उसमें जाके डेटा स्टोर कर देना है। तो कंप्यूटर 1 जो है डेफिनेटली ओवरराइट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पे हमें हर दफ़ा हम चाहते हैं कि लेट्स से कंप्यूटर पहले 1 था, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो है ना वो यहाँ पे कोई वेरिएबल साथ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंप्यूटर और अंडरस्कोर और प्लस लेट्स से कोई काउंटर वेरिएबल, और इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा लेट से इंक्रीज़ हो जाती है। वेरिएबल काउंटर इज़ इक्वल टू 1, और जैसे एक ऑब्जेक्ट मेरा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है और मैं इस काउंटर को जो है वो लेट से मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर है काउंटर 2 हो जाएगा, काउंटर 3 हो जाएगा, काउंटर 4 हो जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। हमारे पास जो है वो इसका सबसे बेहतरीन सोलूशन ये है बच्चों कि हम यहाँ पे अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म लगा लें कि हर दफ़ा यूनिक ही कोई आईडी जनरेट हो, कोई यूनिक सा कोई यूनिक नंबर जनरेट हो जाए और उस नंबर को हम लेट से ऑब्जेक्ट कह देते हैं। सो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे करना है सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड्स। सो बेसिकली आपको ये सिस्टम का जो करंट टाइम है, डेट और टाइम, उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आप 2 ऑब्जेक्ट अगर लेट से जब स्टोर करते हैं तो ज़ाहिर है दूसरी दफ़ा टाइम चेंज हो चुका होगा, बेशक उसमें नैनो सेकेंड्स का भी फ़र्क आएगा, फ़र्क तो आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर आप 2 ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो, ठीक है। सो जब आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं तो तब तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो आपकी लेट से कोई एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं और पॉसिबिलिटी है कि 10 यूज़र एक ही टाइम पे लेट से अगर बिलियंस के अंदर यूज़र्स हैं और वो कंटिन्यूसली इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, दैन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बहरहाल उसके लिए मैं आपको फर्दर आगे जाके एक बताऊंगा। बेसिकली हम पुश डॉट की करें तो उससे एक मेथड है फायरबेस का अपना, जिससे वो मेक श्योर करता है कि आपको यूनिक की एक जनरेट कर देता है। बहरहाल ये सबसे आसान तरीका है कि हम इस तरह से भी एक यूनिक की जनरेट कर सकते हैं। सो कंप्यूटर्स डेटा की बात करें अगर, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये कंप्यूटर्स डेटा रूट नोड है और इसमें जाके एक चाइल्ड बनेगा जो कि हर दफ़ा एक यूनिक सा नंबर हुआ करेगा और इसके अंदर जाके हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाया करेगा। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा।
जब तक ये दोबारा से कंपाइल होके तो ये इंस्टॉल हो जाए। सो अगर हम यहाँ पे आएँ, सो हमने बनाया था मलिक अज़ीम 350@gmail.com and the password is 1234567 8. So let's try to sign in. सो वी आर साइन इन एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो HP का लैपटॉप है और इसके जो प्रोसेसर इट्स रैम इज़ लेट्स से 12 GB एंड इट्स रोम इज़ फॉर एग्जांपल 2048 गीगाबाइट्स मींस 2 टेराबाइट एंड इट्स प्राइस इज़ लेट्स से 150,000। ओके, सो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा और अगर हम यहाँ पे जाके देखें, सो अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये कंप्यूटर 1 पहला पड़ा हुआ और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास एक नया आ गया और HP इसमें लिखा गया। ठीक है, सो लेट मी शो यू बोथ स्क्रीन्स एट द सेम टाइम। सो ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है जो कि लिनोवो का ही है और इसकी जो प्रोसेसर की स्पीड है दिस इज़ 1.6 एंड इट्स रैम इज़ लेट्स से its RAM is 4 gigabytes and its ROM is let's say 500 GBs and its price is 58,000। ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया और ये वाला वो है। ठीक है, सॉरी ये वाला। ठीक है, Lenovo एंड दिस इज लेट्स से अब हम कहते हैं कि एक और हमारे पास जो है वो डेल का लैपटॉप है। सो लेट मी क्लोज दिस। ओके, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है दिस इज़ 2.0 गीगाहर्ट्ज़ एंड रैम इज़ लेट्स से 8 GBs एंड इट्स प्राइस इज़ सिंपली 64,000। ओके, सो ये मैंने डेटा लिख लिया। आप देखो बच्चों जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ सो विद इन आ फ्यू नैनो सेकेंड्स आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये रियल टाइम डेटाबेस है। ठीक है, कि बहुत फास्ट है। सो जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, सॉरी जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो ओके, तो ये मेरे पास डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये डेल 64,000। सो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो डेटा है वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चों अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने जो है वो कंप्यूटर डेटा में नहीं जाना बल्कि आपने कहना है माय लेट्स से न्यू डेटा। ठीक है, और इसमें जो है वो एक चाइल्ड होना चाहिए सबसे पहले db.child और इसमें चाइल्ड होना चाहिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 21, यानी कि इसका मतलब है कि मैं 21 का डेटा रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ईयर वाइज इसको बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि हर साल का डेटा जो है वो अलग अलग नोड में आए। सो सबसे पहले जो है ये माय न्यू डेटा एक नोड बनाएगा, रूट नोड बेसिकली ट्री के अंदर सबसे पहला नोड होगा। इसका मतलब ये नहीं पहले वाला डिलीट हो जाएगा, पहले वाला भी उधर ही एग्जिस्ट रहेगा। बेसिकली मल्टीपल ट्रीज भी बन सकते हैं। सो माई न्यू डेटा आ जाएगा और माई न्यू डेटा जो है उसके अंदर 2021 आ जाएगा और उसके अंदर फिर आपका एक यूनिक सी आईडी जनरेट होगी और उसके अंदर फिर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो आप जितने मर्जी चाइल्ड बनाते जाएँ, चाइल्ड उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड, तो जितना मर्जी आप जो है वो जैसे होता है ना फोल्डर उसके अंदर फोल्डर उसके अंदर फोल्डर, तो ये वही वाला आलमोस्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, सो हम यहाँ पे चलते हैं वापस और यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से Malik Azim 350@gmail.com and password is 1234567 8 and I'll sign in. ओके, सो लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक IBM का लैपटॉप है और इसकी जो प्रोसेसर स्पीड है दिस इज़ 2.0 एंड रैम इज़ लेट्स से 6 gigabytes and ROM is 360 gigabytes and its price is 48,000. सो ओके, सो आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा सो लेट्स डू रिफ्रेश दिस पेज। Actually I have slow internet at this time, that's why it is creating problems, otherwise it is very fast.
सो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने एक नया नोड क्रिएट किया था। सो यहाँ पे हमारे पास ये न्यू डेटा एंड यहाँ पे 2021 और यहाँ पे हमारे पास ये एक यूनिक आईडी और इसमें हमारे पास ये जो भी डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। ठीक है। सो ये था कि आप किस तरह से फायरबेस की रियल टाइम डेटाबेस में कुछ भी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से फायरबेस से डेटा रीड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू आंसर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।